सुबह की हल्की धूप में नन्हा सा गांव मोरनपुर धीरे धीरे जाग रहा था। कच्ची गलियों में हल्की नमी थी और मिट्टी की ताज़ी खुशबू हवा के साथ बहती जा रही थी। इसी गांव में रहती थी आशा, 16 साल की, चंचल, तेज और सपनों से भरी लड़की। उसका छोटा सा घर खेतों के किनारे था, जहां सुबह सुबह उसके पिता रघुवीर हल लेकर खेतों की ओर निकल जाया करते थे। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन आशा और रघुवीर दोनों के मन में उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता। हर शाम आशा घर की छत पर बैठकर पढ़ाई करती। धूप ढलने लगती तो उसके पिता दूर से उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा देते, पर दिल के एक कोने में एक डर हमेशा चुपचाप बैठा हुआ था। क्या वो अपनी बेटी के बड़े सपने पूरे कर पाएगा? मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, पर क्या मैं उसका साथ दे पाऊंगा? मेरी कमाई ही कितनी है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आशा बेहद खुश थी। वो दौड़ती हुई आंगन में आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। बाबूजी, मुझे जिला स्तर की स्कॉलरशिप की परीक्षा देनी है। मास्टर जी ने कहा है कि मैं पूरा मौका जीत सकती हूँ। रघुवीर ने उसकी चमकती आंखें देखी, लेकिन अपने फटे जेब में पड़े केवल 120 रुपए याद आते ही उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। परीक्षा फीस 300 रुपए की थी। कुछ देर वो चुप रहे, फिर अपनी चिंता छुपाते हुए बोले, बिटिया, तू बस पढ़, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। ये मेरा काम है, तेरी चिंता नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं नहीं चाहती कि आप और परेशान हो। मिट्टी में बीज बोता हूं तो फसल उगाती है। तू मेरा सबसे बड़ा बीज है आशा। तुझे उगते देखना ही मेरी खुशी है। उस रात रघुवीर देर तक जागते रहे। अंत में उन्होंने अपनी पुरानी टूटी फूटी साइकिल गांव के मैकेनिक को बेचने का फैसला किया। वो साइकिल सालों की साथी थी, लेकिन बेटी के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं था। मैकेनिक ने बदले में 350 रुपए दिए और उन पैसों से परीक्षा फीस जमा कर दी गई। परीक्षा वाले दिन रघुवीर ने आशा को दही चीनी खिलाया। उनके हाथ कांप रहे थे, पर आवाज में गर्व भरा था। जा बेटी, आज अपनी उड़ान दिखा दे। तेरे पंखों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में डाकिया आया और जोर से पुकारा, रघुवीर, तेरी बिटिया का रिजल्ट आ गया। पूरा गांव जमा हो गया। आशा के हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। उसकी आंखें शब्दों पर टिक गईं और अगले ही पल उनमें आंसू छलक आए। बाबूजी, मैं टॉप कर गई, स्कॉलरशिप मिल गई। वो भागकर अपने पिता के गले लग गई। आपकी साइकिल ने मेरी किस्मत की सवारी कर दी। रघुवीर की आंखें भर आईं। गांव वाले ताली बजाने लगे। उस शाम मोरनपुर की मिट्टी में सिर्फ एक खुशबू ही नहीं, बल्कि एक पिता का त्याग और एक बेटी का उज्जवल भविष्य एक साथ महका। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां एक बूढ़ा किसान भोला राम रहता था। अकेला, मगर अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वो अपनी टूटी हुई लाठी लेकर खेत में जाता, मिट्टी को छूता और कहता, ए मिट्टी, तू ही तो मेरी माँ है, तू ही मेरा सहारा है। गांव वाले हंसते। अरे भोला राम, अब खेती से क्या होगा? सब शहर जा रहे हैं। जिस मिट्टी ने मुझे पाला है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? एक दिन शहर से ठेकेदार आया। कहने लगा, भोला राम, अपनी जमीन बेच दो, यह फैक्ट्री बनेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। भोला राम ने मिट्टी उठाई, हथेली में भरकर बोला, भाई, माँ को कौन बेचता है? ठेकेदार हंसकर चला गया। कुछ महीने बाद भोला राम की तबीयत बिगड़ गई। वो आखिरी बार खेत गया, मिट्टी को माथे से लगाया और बोला, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी को जिंदा रखना। भोला राम अब नहीं रहा, पर जब पहली बारिश आई, उसकी कब्र के ऊपर हरी घास उगाई। गांव वाले कहते हैं, भोला राम की मिट्टी अब भी खुशबू देती है। कभी कभी इंसान मिट्टी छोड़ देता है, पर मिट्टी उसे कभी नहीं छोड़ती। गांव बिलासपुर हर गर्मी में पानी की किल्लत से जूझता था। कुएं सूख जाते, नल बंद हो जाते और औरतों को रोज कई किलोमीटर दूर तालाब से पानी लाना पड़ता था। गांव का एक साधारण किसान था, रामलाल। वो रोज देखता कि औरतें धूप में सिर पर पानी के घड़े ढो रही हैं। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों न ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे पानी सबके घर के पास पहुंच सके। वो पास के पहाड़ पर गया,
वहां उसने देखा कि बरसात का पानी पतली धार बनाकर नीचे बहता है और मिट्टी में गुम हो जाता है। तभी उसे समझ आया, अगर इस पानी को किसी नहर से गांव की ओर मोड़ा जाए तो समस्या खत्म हो सकती है। अगले ही दिन रामलाल ने खुदाई शुरू कर दी। वो मिट्टी, पत्थर और बांसों से एक छोटी नहर बनाने लगा। अरे रामलाल, अकेला आदमी क्या कर लेगा? सरकार तक कुछ नहीं कर पाई, तू क्या कर लेगा? अगर पहला कदम मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई दूसरा भी नहीं उठाएगा। दिन गुजरते गए। गरम धूप में वो अकेला मेहनत करता रहा। धीरे धीरे कुछ बच्चे और किसान उसकी मदद करने लगे। रामलाल काका, अब तो आप नहर वाले बाबा कहलाओगे। नाम कुछ भी रखो बेटा, बस पानी आ जाए यही काफी है। कुछ हफ्तों बाद बादल छाने लगे। गांव वाले उत्सुक थे, क्या सच में नहर काम करेगी? पहली बारिश की बूंदें गिरी और सबकी नजरें उस नहर पर थीं। धीरे धीरे पानी बहने लगा। पहले हल्की धार, फिर तेज लहर। पानी नहर में दौड़ता हुआ खेतों तक पहुंच गया। अरे देखो, खेतों तक पानी पहुंच गया। थोड़े ही दिनों में गांव के सूखे कुएं फिर से भर गए। जानवरों को पानी मिला, खेत हरे हो गए और गांव की मुस्कान लौट आई। जहां सबने शिकायत की, वहां रामलाल ने रास्ता बनाया। अब से इस नहर का नाम होगा रामलाल की नहर। रामलाल थका हुआ था मगर संतुष्ट था। उसकी मेहनत से गांव की जिंदगी बदल गई। समस्या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। और उस दिन से बिलासपुर गांव फिर कभी प्यासा नहीं रहा, क्योंकि एक किसान ने पानी का रास्ता ढूंढ लिया था। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन दिल बहुत ही साफ और नेक था। वो रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता और रात को भगवान से यही प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मेहनत से न सिर्फ मेरा घर बल्कि मेरा गांव भी खुशहाल हो। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। जब भी मोहन अपने सपनों की बातें करता, लोग ठहाका लगाते। अरे मोहन, तेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए क्या करेगा? इसकी खेती से तो खुद का पेट भी नहीं भरता, और सपने देखो जैसे राजा बनेगा। मोहन सब सुनकर चुप रहता। उसकी आदत थी अपमान को भी मुस्कुराकर झेल लेना। मगर जब रात होती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास ऐसा कोई जरिया होता जिससे मैं सबकी मदद कर पाता। कोई रास्ता तो होगा। एक दिन मोहन खेत जोत रहा था। अचानक उसकी हल किसी सख्त चीज से टकराई। मोहन झुककर देखने लगा। मिट्टी हटाई तो एक पुराना जंग लगा बर्तन दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला और अंदर सोने के चमचमाते सिक्के भरे पड़े थे। सोना? इतना सारा सोना? ये तो पूरे गांव को बदल सकता है। लेकिन उसी पल उसके मन में लालच भी घर कर गया। क्या मैं इसे अपने लिए रख लूं, बड़ा घर बनाऊं, नई जिंदगी जीऊं, या फिर इसे गांव की भलाई में लगाऊं? उस रात मोहन बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद जैसे गायब हो गई थी। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। अपने लिए रख ले, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब तक जितना सहा सब भूल जाएगा। नहीं मोहन, असली सुख तो दूसरों को खुशी देने में है। अगर तूने इसे बांट दिया तो तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आखिरकार सुबह होते ही मोहन ने मन पक्का किया। वो गांव के चौपाल पर पहुंचा और सबको बुलाया। भाइयों, मुझे खेत में सोना मिला है, लेकिन ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। इससे हम कुआं भी बनाएंगे और बच्चों के लिए स्कूल भी। गांव वाले दंग रह गए। जिन लोगों ने उसे तुच्छ समझा था, वही अब शर्मिंदा खड़े थे। हम तो इसे बेवकूफ समझते थे, पर देखो कितना बड़ा दिल है इसका। हमने मजाक उड़ाया और इसने सबकी सोच बदल दी। कुछ ही दिनों में गांव की तस्वीर बदल गई। नया कुआं बन गया जिससे सबको पानी मिलने लगा। बच्चों के लिए स्कूल बन गया जहां उनकी हंसी से पूरा गांव गूंजता। औरतें चैन से थीं, बुजुर्ग आशीर्वाद देने लगे। मोहन, तू ही हमारा असली सोना है। सोने के सिक्के मिट्टी में छिपे थे, लेकिन असली सोना तेरे दिल में था। सोना तो मिट्टी में था, पर असली दौलत है ईमानदारी और भलाई। और उस दिन के बाद से गांव वाले मोहन का नाम सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि गांव के सच्चे सोने के रूप में लेने लगे।
रात शांत थी। बादलों के पीछे छुपा चांद कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। गांव के चौपाल में कुछ नौजवान बैठे थे। गोपाल, तू बहुत अकड़ता है। अगर इतना ही बहादुर है तो आज आधी रात उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दिखा। हाँ, कहते हैं वहां भूत है, औरत की आत्मा रहती है। डर नहीं लगता तो जा, नहीं तो मान ले कि तुझ में भी डर है। भूत प्रेत कहानियों की चीज है। मैं जाऊंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा और लौटकर बताऊंगा कि ये सब झूठ है। पास खड़े बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा, ये शर्त मत ले। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को जाते देखा है, पर लौटते किसी को नहीं। उस परछाई से मत खेलो। मैं साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। सुबह तक इंतजार करना, मैं जिंदा लौटूंगा। आधी रात होने पर गोपाल लालटेन लेकर अकेला निकल पड़ा। हवा भारी थी, पगडंडी सुनसान। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं। ये आवाजें बस माहौल डरावना बनाने के लिए हैं, असल में कुछ नहीं। रास्ते में अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। गोपाल ठिठक गया। कोई जानवर होगा या शायद हवा। डरने की कोई वजह नहीं। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, हवा थम गई। लालटेन की लौ जोर से टिमटिमाई। कहां हो तुम सब? दिखो तो सही, ये सब झूठ है। मैं यहां खड़ा हूं। गोपाल पेड़ की जड़ों पर बैठ गया। पेड़ की छाया लंबी होकर जमीन पर फैलने लगी। ये कैसे? पेड़ तो स्थिर है मगर छाया बढ़ती ही जा रही है। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसे लगा जैसे छाया में किसी इंसान की आकृति मिल गई हो। हाथ, सिर और झुकी हुई कमर। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तालाब का पानी अचानक लहराने लगा, जबकि हवा स्थिर थी। फिर धीमी सी औरत की हंसी सुनाई दी। कौन है वहां? सामने आओ। मुझे डराने से कोई फायदा नहीं। हंसी और तेज हो गई। अचानक लालटेन बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पानी की हल्की चमक थी। उसने अपने गले पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। वो कांप उठा। तुमसे कहा था इस पेड़ की परछाई में मत बैठना। गोपाल चीखते हुए खड़ा हुआ, मगर उसके पैर भारी हो गए, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस साबित करना चाहता था। किसी तरह उसने जोर लगाया और दौड़ पड़ा। तालाब का रास्ता लंबा लग रहा था, मानो कभी खत्म ही ना हो। पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ की परछाई उसका पीछा कर रही थी। छाया और लंबी होकर उसके कदमों तक पहुंचने लगी। ये मुमकिन नहीं। परछाई कैसे पीछा कर सकती है? उसकी चीखें सुनसान में गुम हो गईं। सुबह गांव वाले तालाब किनारे पहुंचे। टूटी हुई लालटेन पड़ी थी। मिट्टी पर गोपाल के पैरों के निशान थे, लेकिन वे पेड़ की छाया तक जाकर वहीं थम गए थे। देखो, निशान यही रुक गए, जैसे वो परछाई में समा गया हो। सबने देखा, पेड़ की परछाई में अब एक इंसान की आकृति जुड़ गई थी। अब उसकी आत्मा भी कैद हो गई। ये पेड़ हर बार एक नई परछाई ले लेता है। रात को गांव वाले दूर से ही देखते। चांदनी पड़ते ही पेड़ की परछाई में कई आकृतियां खड़ी हो जाती। कुछ झुकी हुई, कुछ हाथ फैलाए, कुछ सिर झुकाए। लोग कहते हैं हर आकृति उस इंसान की है जो कभी लौटकर नहीं आया, और हर रात उस परछाई में एक नई आकृति जुड़ जाती है। आज भी गांव के बच्चे जब जिद करते हैं तो माएं बस इतना कहती हैं, परछाई के करीब मत जाना, वरना वो तुझे भी अपना हिस्सा बना लेगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव हरियाली से भरा था, पर वहां एक किसान रामू रहता था, जिसके पास न खेत था, न घर बड़ा, न धन दौलत। वो दूसरों के खेतों में काम करता और मेहनत से अपना गुजारा करता। गांव में लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते।
अरे रामू, तू दिन रात काम करता है पर तेरे पास है ही क्या? ना अपनी जमीन ना पैसा। सारी उम्र दूसरों के खेत में काम करके कोई अमीर नहीं बनता। मेरे पास मेहनत है और भगवान पर भरोसा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। जमीन पैसा आज है कल नहीं, पर मेहनत और भरोसा कोई नहीं छीन सकता। गांव वाले हंसते हुए चले जाते, पर रामू कभी बुरा नहीं मानता। हर शाम वो अपने प्यारे नीम के पेड़ की छांव में बैठता। ओ नीम, तू ही मेरा सच्चा साथी है। जब लोग हंसते हैं तू मुझे छांव देता है। समय बीतता गया और अचानक गांव पर संकट आ पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं, तालाब और नहरें सूख गईं। खेतों की फसलें जलने लगीं। इंसान ही नहीं, जानवर भी प्यास से बेहाल हो गए। एक शाम रामू हमेशा की तरह नीम के पेड़ के पास बैठा था। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हल्की सी गीली है। ये कैसे हो सकता है? चारों तरफ सूखा है पर यहाँ मिट्टी नम है। रामू ने फावड़ा उठाया और खोदने लगा। कुछ ही देर में जमीन से ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ गई। वो चौपाल की ओर भागा। भाइयों बहनों, नीम के पेड़ की जड़ों के पास पानी मिला है। अगर हम मिलकर यहाँ कुआं बना लें तो गांव बच सकता है। सच कह रहा है? इतनी सूखी धरती में पानी? चलो देखते हैं। अगर ये सच है तो भगवान की कृपा है। सारे गांव के लोग रामू के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सचमुच पानी रिस रहा है। सबके चेहरों पर उम्मीद लौट आई। रामू की अगुवाई में सबने मिलकर मिट्टी खोदी, पत्थर जमाए और जल्दी ही वहां एक छोटा कुआं तैयार हो गया। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि सबकी आंखें चमक उठीं। वाह रामू, तेरे नीम ने हमें बचा लिया। हमने हमेशा इसे गरीब समझा, मजाक उड़ाया, लेकिन असली अमीर तो यही है। भाइयों बहनों, असली अमीरी खेतों और पैसों से नहीं होती। असली अमीरी है मेहनत, नेक दिलपन और भगवान पर भरोसा। दौलत खत्म हो सकती है पर अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। उस दिन से गांव वालों की सोच बदल गई। वे रामू को गरीब नहीं बल्कि गांव का सबसे अमीर इंसान मानने लगे, क्योंकि उसके पास वो दौलत थी जो किसी के पास नहीं थी। मेहनत, भरोसा और एक अच्छा दिल। गांव के सीधे सादे किसान हरिराम के 2 जुड़वा बेटे थे, राम और श्याम। बचपन से ही वे हर काम साथ करते, चाहे खेलना हो, खाना हो या खेत में काम करना। मानो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, राम श्याम तो 2 जिस्म एक जान है। इनका तो रोटी भी आधी आधी होती है, जैसे भगवान ने एक दिल के 2 टुकड़े कर दिए हों। समय बीता और पिता की मृत्यु के बाद खेतों का बंटवारा हुआ। राम को पूर्व का हिस्सा मिला और श्याम को पश्चिम का। बीच में बस एक पतली सी मेड़ रह गई। दोनों भाइयों ने कसम खाई, खेत चाहे बट जाए, दिल कभी नहीं बटेंगे। लेकिन जब उनकी शादियां हुई तो धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। राम की पत्नी गौरी कहती, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हक हमारा ज्यादा होना चाहिए। वहीं श्याम की पत्नी राधा का कहना था, परिवार नहीं, कारोबार समझो, हर चीज का हिसाब होना चाहिए। धीरे धीरे ये बातें भाइयों के बीच दूरी ले आईं। एक दिन हल चलाने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों ने बोलचाल बंद कर दी और मेड़ पर झाड़ियां उगाईं, मानो दिलों में दीवार खड़ी हो गई हो। ये सब देखकर माँ का दिल टूटता रहा। वो अक्सर बड़बड़ाती, जो दोनों बचपन में एक रोटी आधी करके खाते थे, आज एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। फिर एक रात गांव में जोरदार आंधी और बारिश आई। खेत पानी में डूब गए और राम की सारी फसल बर्बाद हो गई। सुबह जब श्याम ने भाई को अकेला गीली मिट्टी में टूटी फसल के बीच बैठा देखा तो कुदाल फेंककर दौड़ा और बोला, राम चल, जो बचा है उसे बचा लेते हैं। राम की आंखें भर आईं। भाई, तूने माफ कर दिया? मैंने कभी नाराजगी को दिल से लगाया ही नहीं, बस अहंकार बीच में आ गया था। उस दिन दोनों ने ठान लिया कि अब खेत अलग नहीं होंगे, न घर अलग होगा, न दिल। गौरी और राधा भी आगे आईं और बोली, हमने भी सीखा कि परिवार में जीतना नहीं, निभाना जरूरी है। माँ ने दोनों बेटों को गले लगाया और संतोष भरे स्वर में कहा, अब चैन से मर सकूंगी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत ज़मीन या संपत्ति में नहीं, बल्कि निभाने और एक दूसरे का साथ देने में है।